तेल से हिंदुस्तान की सियासत को सुलझाने की कोशिश हो रही है। युद्ध शुरू हुए 82 दिन हो गए। 82 दिन से हिंदुस्तान के लाखों पेट्रोल पंप पर 24 घंटे पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। पूरी दुनिया में सबसे कम तेल की कीमत सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़ी है। मतलब तेल की कोई क्राइसिस नहीं है। अगर आप पेट्रोल पंप पर इस वक्त भी जाएंगे तो आपको तेल मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता अभी से अलग अलग तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 29 का चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन महासंकट के बीच मोदी पर सीरियल अटैक की साजिश लगातार चल रही है। बीजेपी ने बड़ी बात कही है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चौपट करना चाहते हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तेल के दाम पर कैसी आग लगाना चाहते हैं, बहुत गौर से रिपोर्ट देखिएगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या भारत में गैस की सप्लाई हो रही होती? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या पेट्रोल डीजल मिल रहा होता? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या युद्ध काल में भारत सरवाइव कर पाता? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन पीएम, आवर पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस वक्त ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा है? मोदी पर देश और दुनिया का ट्रस्ट बढ़ा है या घटा है? महायुद्ध के खतरों के बीच, डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत के खतरों के बीच, दुनिया के 30 देशों के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? भारत का स्कोर क्या है? 10 में से कितने भारतीय मोदी की 7 अपील के बाद प्रधानमंत्री के साथ हैं? चंद दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद मोदी के लिए पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? दुनिया के 24 देशों के राष्ट्राध्यक्षों में नरेंद्र मोदी की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग क्या है? मोदी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी जिन 5 देशों की यात्रा पर हैं, उन 5 देशों में से 4 देश यानी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के राष्ट्राध्यक्षों की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग क्या है? और उन चारों की तुलना में नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. दुनिया में तेल और गैस वाली क्राइसिस के बीच नरेंद्र मोदी कई फ्रंट पर एक साथ लड़ रहे हैं। मोदी को हिंदुस्तान के लिए पेट्रोल डीजल भी लेकर आना है, मोदी को गैस का भी इंतजाम करना है, मोदी को एनर्जी सप्लाई का भी ख्याल रखना है, महंगाई को भी काबू में रखना है और मोदी को देश के भीतर उन सियासी दुश्मनों से भी निपटना है जो आपदा में सियासी अवसर ढूंढ रहे हैं। दिन रात, सुबह शाम मोदी को ही कोस रहे हैं। लड़ाई अमेरिका ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन भारत में बैठे मोदी विरोधी आक्रमण प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं। राहुल तो अब बाकायदा तू तड़ाक पर आ गए हैं। हर 2 लाइन में मोदी के खिलाफ झूठी कहानियां सुनाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है और प्रधानमंत्री कह रहा है ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो। मोदी विरोधी गैंग के फेक नैरेटिव की बात आगे करेंगे। राहुल का असली इरादा क्या है आपको आगे बताएंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि मोदी एनर्जी क्राइसिस के बीच देश को कैसे संभाल रहे हैं और आगे का प्लान कैसे बना रहे हैं। वेस्ट एशिया में ईरान अमेरिका युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक 81 दिन बीत चुके हैं और इन 81 दिनों में मोदी ने भारत की एनर्जी सप्लाई पर कोई आंच नहीं आने दी। और अब मोदी अगले 81 दिनों के प्लान पर काम कर रहे हैं। जब ईरान का युद्ध बढ़ गया और हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय के लिए बंद रहा, तब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। ब्रेंट क्रूड इस वक्त भी $100 प्रति बैरल के ऊपर ही बना हुआ है।
दुनिया भर के देशों पर इसका असर हुआ। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में प्लस 89.7% और डीजल में प्लस 112.7% का इजाफा हुआ। मलेशिया में पेट्रोल प्लस 56.3%, डीजल प्लस 71.2% महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल प्लस 54.9%, डीजल प्लस 44.9% महंगा हुआ। यूएई में पेट्रोल प्लस 52.4%, डीजल प्लस 86.1%, अमेरिका में पेट्रोल प्लस 44.5%, डीजल प्लस 48.1%, यूके में पेट्रोल प्लस 19.9%, डीजल प्लस 34.2%, फ्रांस में पेट्रोल प्लस 20.9%, डीजल प्लस 31% और जर्मनी में पेट्रोल प्लस 13.7% और डीजल प्लस 19.8% महंगा हुआ। लेकिन भारत इस मामले में बिल्कुल अलग है। युद्ध का संकट शुरू होने के बाद के 76 दिनों तक भारत की पब्लिक सेक्टर तेल कंपनियों ने रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा खुद उठाया, मगर ये बोझ सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ा। हालात काबू में रहे, किसी चीज की किल्लत ना हो, इसके लिए अब सरकार को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया और अब 19 मई से पेट्रोल डीजल औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया। बावजूद इसके भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ 4% ही बढ़ी, जो दुनिया में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक है और ये बात देश की जनता भी समझ रही है। तो किसी चीज के वजह से ही बड़े होंगे, वॉर के चलते हुए डिसीजन लिया हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू मोदी जी रूल के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। मोदी जी की जो भी अपील्स हैं उन पे ध्यान दें। सरकार जो भी कर रही है तो हमारा उसके लिए सहयोग हम करना चाहते हैं। नॉमिनल है, नॉमिनल रेट बढ़े हुए हैं और आप कंपेयर करो जिसका इम्पैक्ट है वॉर का, उसके कंपैरिजन में तो उस रेशियो में तो फिर भी नहीं बढ़े। काफी बर्डन तो गवर्नमेंट अपने ऊपर ही ले रही है। रेट बढ़े, ये तो इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया में तेल के रेट बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो भारत कैसे अछूता रह सकता है? देखो, जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है उसका असर यहाँ भी हो रहा है। हमारे ही देश में, हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे विश्व में जो संकट है अभी पेट्रोलियम को लेकर के युद्ध की वजह से और अलग अलग है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो रेटों में फ्लक्चुएशन है वो है। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज झेल रही थी अपना नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी इसको बियर करना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मोदी पर पब्लिक के इस ट्रस्ट को 30 देशों के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के सबसे लेटेस्ट आंकड़ों से भी समझिए। भारत इस वक्त दुनिया में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के मामले में नंबर 1 पर है। 66.2 के स्कोर के साथ भारत 30 देशों में दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स स्कोर 60 या उससे ऊपर है, जबकि ग्लोबल लेवल पर इस इंडेक्स का स्कोर औसतन 46.7 ही है। 30 देशों में से 20 देशों में लोगों का भरोसा काफी घटा है। टॉप गिरावट वाले देश देखिए, थाईलैंड में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -10.9 की कमी आई है, मलेशिया में -6.1, दक्षिण कोरिया में -5.1, जापान में -4.7, ऑस्ट्रेलिया में -4.6, इटली में -4.4, आयरलैंड में -4.3, बेल्जियम में -4.2, स्पेन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में -4.1 की कमी आई है। यानी भारत को छोड़कर दुनिया के हर देश में कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस हिला है। यानी एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया निराश हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की मार झेल रही है, उस वक्त भी इप्सॉस के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत टॉप पर है। अब इप्सॉस के ही व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे अप्रैल 2026 का आंकड़ा देखिए, आप समझ जाएंगे कि भारत के कंज्यूमर्स को अपने देश और अपने देश के प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा है। भारत दुनिया में ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मामले में 30 देशों में नंबर 2 पर है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 72% भारतीयों को लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। ये भारत को दुनिया के कुछ ही हाई कॉन्फिडेंस वाले देशों में जगह देता है। सिर्फ 5 देशों में लोग ज्यादा आशावादी हैं। इनमें नंबर 1 है सिंगापुर, नंबर 2 है भारत, नंबर 3 है मलेशिया, नंबर 4 है साउथ कोरिया
और नंबर 5 है इंडोनेशिया। बाकी ज्यादातर देशों में मूड नेगेटिव है। 30 देशों में से 62% लोग यानी लगभग 2 में से 3 का ये सोचना है कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। यानी इस सर्वे के मुताबिक भारत का पॉजिटिव नजरिया बाकी दुनिया से अलग दिख रहा है। और इसकी वजह मोदी सरकार की नीतियां हैं। युद्ध काल में भी, एनर्जी क्राइसिस के बीच भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास बनी हुई है। भले ही अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन लोग मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए मजबूत है और मौजूदा क्राइसिस से निपटने में सक्षम है। मोदी पर लोगों के इस ट्रस्ट का असर ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में भी दिखता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था इन गंभीर चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में किस रूप में आगे बढ़ रही है, उसका प्रमाण है 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत की वैश्विक जो ग्रोथ है वो वैश्विक ग्रोथ की 2 गुनी अधिक गति से बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है कि भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अर्थात भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 24 राष्ट्राध्यक्षों में नरेंद्र मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर खिसक गए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इस सर्वे में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 29% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वें, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर 38% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर 31% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 19वें और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री सिर्फ 28% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 21वें पायदान पर खड़े हैं। यानी ट्रंप से लेकर मेलोनी और स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स तक के राष्ट्राध्यक्ष की अप्रूवल रेटिंग 40% और 30% के अंदर है, जबकि मोदी की रेटिंग 70% है। और मोदी इस वक्त उन्हीं देशों के दौरे पर हैं जहां से वो भारत के लिए नई नई डील कर रहे हैं और संभावित महायुद्ध के खतरों के बीच देश का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए। और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी
और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। सोचिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो युद्ध ना बढ़े, खत्म हो जाए, इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। भारत को भविष्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए 24/7 मिशन मोड में अपने नेक्स्ट प्लान पर काम कर रहे हैं। नॉर्डिक देशों से भारत की पार्टनरशिप मजबूत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, उनकी पार्टी और इंडी अलायंस वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल सार्वजनिक मंच से ये टेप बजा रहे हैं कि मोदी देश को मुसीबत में डालकर विदेश घूमने चले गए, और इसके लिए राहुल बाकायदा तू तड़ाक की भाषा प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। होर्मुज एक जगह है, वहां पे ईरान ने तेल को रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका ने हम पर आक्रमण किया है, हमारे ऊपर बम गिराए हैं, अब हम इसको खुलने नहीं देंगे, और उन्होंने वो पूरा का पूरा बंद कर दिया। नतीजा क्या है? नतीजा है कि जो दुनिया में तेल था उसका दाम तेजी से बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी आपसे कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, वो आपसे कह रहे हैं विदेश में मत जाओ, और एकदम उसके बाद वो विदेश चले गए। गए नहीं गए? कहते हैं देखो, विदेश में मत जाओ आप लोग, और कहने के बाद हवाई जहाज में सीधा गए विदेश। जो होर्मुज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है, ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है, और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, कौन से दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो। दरअसल मोदी विरोधी इकोसिस्टम इस बात को नहीं पचा पा रहा है कि मोदी ने युद्ध काल में भी देश को कैसे बचा लिया, वॉर के बीच से मोदी ने हिंदुस्तान का बेड़ा कैसे पार लगा दिया। इसीलिए विपक्ष फिजूल का नैरेटिव परोस रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि विदेश यात्रा से मोदी ने क्या हासिल कर लिया, देश को कैसे फायदा पहुंचा दिया, आज उन्हें यह भी देख लेना चाहिए कि पिछले 72 घंटों में मोदी ने भारत के लिए क्या क्या हासिल किया।
यूएई के साथ भारत ने 3 करोड़ बैरल का सामरिक तेल भंडार समझौता किया। एलएनजी और ऊर्जा सुरक्षा के लंबे समय के समझौते किए। नीदरलैंड्स के साथ एएसएमएल और टाटा का सेमीकंडक्टर डील साइन हो गया। स्वीडन के साथ सामरिक साझेदारी और मजबूत की गई। 6G और टेलीकॉम सुरक्षा पर गहरे सहयोग पर बात बनी। नॉर्वे ने $100 अरब के निवेश फ्रेमवर्क की घोषणा की। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सहयोग समझौता किया। भारत नॉर्वे संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। और मंगलवार को ओस्लो में नॉर्डिक देशों के लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने भारत को सबसे बड़ा पावर बताया। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ भारत को लीड कर रहे हैं, बल्कि उनकी लीडरशिप में भारत पूरी दुनिया को आगे की राह भी दिखा रहा है। There is this idea growing right now that the middle powers in the world should act together, stick together, work together. We cannot say that India is a middle power. You are one of the biggest powers. मोदी के सियासी दुश्मनों को बस यही बात रास नहीं आ रही है कि एनर्जी क्राइसिस के बीच भी दुनिया मोदी से क्यों मिलना चाह रही है, भारत को ही पावरफुल नेशन क्यों बता रही है, भारत के साथ ही समझौते और डील्स क्यों साइन कर रही है। राहुल गांधी जी जो कि अभी अभी अपनी विदेश यात्राओं के खर्चे के भुगतान संतुलन में बुरी तरीके से फंस गए हैं और जो विगत लंबे समय से भारत में भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत अराजकता उत्पन्न करने में असफल हो गए हैं, वो अब आर्थिक जगत में भ्रम और अव्यवस्था की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं।